Dear students, good evening to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. Yes beta, today I am going to tell you about your concept, which one is crystal field theory, which is the part of the coordination compound, which is related to the bonding in coordination compounds. Yes beta, I have told you in earlier video what are the important points related to crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, उसके कंसेप्ट मैंने आपको दिए थे. अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बोलती है कि जो मेटल है और लिगेंड है, इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो प्योरली अपने आप में कोवैलेंट बॉन्ड होता है. बट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच का बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है और इनके बीच में मेटल लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है या इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. दैट्स वाई कि अगर मान लो लिगेंड अपने आप में नेगेटिवली चार्ज हो तो जो मेटल लिगेंड के बीच में इंट्रैक्शन होगा वो आयन आयन इंट्रैक्शन होगा. और अगर मान लो लिगेंड अपने आप में डाइपोलर नेचर का हो तो उस कंडीशन में जाकर के हम उसे मेटल या आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के नाम से उसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे आपको करवा रखा कंसेप्ट कि आयन डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ बन गया. ठीक है बेटा. नाउ अंदर कंसेप्ट अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स जितने भी बनते हैं या जो d सबशेल है उसके अंदर जो 5d ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हमने ड्रॉ किया था और उनको मैंने dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, इनमें कैटेगराइज किया था. देन dx² y² हो गया, dz² हो गया, इनमें कैटेगराइज किया था और इन सब की शेप मैंने आपको बताई थी. ये कंसेप्ट भी बेटा मैंने आपको जो पिछला वीडियो था उसमें आपको कंसेप्ट बहुत डिटेल में करवाया था. अगला कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बताया था कि भाई मान लो हमारे पास एक ऑक्टेहेड्रल जो ज्योमेट्री है या ऑक्टेहेड्रल शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताई थी. और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री है उस ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये एक्स प्लेन हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया. और अगर मान लो डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में अगर लिगेंड आता है तो अगर मान लो एक्स प्लेन एक्स एक्सिस के डायरेक्टली क्या कहते हैं कि अगर लिगेंड आता तो उस कंडीशन में जाकर के यहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम होगा और उस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी. मतलब जिस ऑर्बिटल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लिगेंड आता है या वो जो एक्सिस है उस एक्सिस में ऑर्बिटल हमारे पास अगर बन रहा है, जैसे मान लो dx² और dx² y² की अगर मैं बात करता हूँ तो जो x² y² है और लिगेंड अगर इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्बिटल को भी नेगेटिव रीजन माना जाता है, लिगेंड को भी नेगेटिव रीजन, या लिगेंड भी अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं तो इसे नेगेटिव माना जाता है. दैट्स वाई इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. अगर रिपल्शन होगा तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी. दैट्स वाई जो हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स हैं या dxy की अगर बात करें, ये x हो गया, ये y हो गया, dxy की अगर बात करें तो ये एक्सिस के मिड में आ रहे हैं, इनके सामने पे बिल्कुल लिगेंड नहीं है. अगर लिगेंड नहीं है तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी रिपल्शन नहीं होगा. ऐसे ऑर्बिटल्स जो डायरेक्टली लिगेंड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे हमारे पास एक्साइल हो गया, दूसरे नॉन एक्साइल ऑर्बिटल्स हो गए, तो जितने भी नॉन एक्साइल ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे मान लो dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, ये अपने आप में नॉन एक्साइल होते हैं. इसलिए इनके अंदर जो रिपल्शन बनेगा क्योंकि ये डायरेक्ट लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन मिनिमम होती है. रेदर देन अगर मान लो हम अगर dx² y² dz² की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्टली लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं. अगर ये डायरेक्टली लिगेंड के कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है. दैट्स वाई जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5d ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं क्योंकि जो लिगेंड उस लिगेंड के अंदर भी उसका भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं. ठीक है बेटा. तो अब कैसे करके ये 5d ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर रहे हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके आगे स्टार्ट करवाने वाला हूँ. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स हाउ टू ड्रॉ 5d ऑर्बिटल्स एंड हैविंग टेंडेंसी टू शो द स्प्लिटिंग. कैसे करके वो क्या होता है, स्प्लिट करता है. सो इसे मैं ड्रॉ करता हूँ बेटा, ध्यान देंगे आप.
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, ऐसे बना दिया हमने। और अब इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो ड्रॉ करते हैं। तीन, चार और ये 5d ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ लिखूंगा बेटा d ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल आयन। ठीक है बेटा, अगेन यहाँ ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 और 5d ऑर्बिटल्स। अब ध्यान देंगे यहाँ, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करके ये चेंज आ रहा है। यहाँ लिखेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ d ऑर्बिटल्स in a spherical crystal field of ligand। ठीक है बेटा, अगेन अब इसको हम कैटेगराइज करेंगे। कैसे टूटेगा? 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं एक तरफ, ऐसे बना दिया, और 2 ऑर्बिटल आते हैं एक तरफ, ये ऐसे करके ड्रॉ किया। इसे नाम दिया T2G, इसे नाम दे दिया AG। ठीक है बेटा, क्या बोला बेटा मैंने? ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास दीज ऑल आर द 5d ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5d ऑर्बिटल्स बेटे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, जब मेटल फ्री स्टेट में है या मेटल आयन की अगर मैं बात करूं, जब तक लिगेंड इसके नज़दीक नहीं आया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यहाँ, जब तक लिगेंड इसके नज़दीक नहीं आया उस कंडीशन में 5d ऑर्बिटल्स जो हैं इनको हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। दीज आर कॉल्ड, इन्हें नाम दिया जाता है डीजेनरेट। अगर आपको याद होगा d ऑर्बिटल्स, क्या बोला बेटा इनको? 5d generate d orbitals. Why we say 5d generate d orbitals? What do you mean by degenerate? Degenerate orbital का मतलब हुआ कि they all have 1 2 3 4 5 dxy dyz dzx dx square y square and dz square. They all have same energy. इन सभी की एनर्जी क्या है? सेम है। एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल एंटर एनी वन ऑफ देम। जब 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो तो आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में एंटर कर सकता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाना है या इलेक्ट्रॉन को dxy में जाना है या dyz में जाना है। इलेक्ट्रॉन कैन एंटर एनी वन ऑफ देम, किसी भी एक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकता है। ये उस कंडीशन में है जब हमारे पास जो मेटल आयन है वो फ्री है, तो उस कंडीशन में 5d ऑर्बिटल्स बने। अब होता क्या है कि जो लिगेंड, उस लिगेंड का अपना एक स्फेरिकल फील्ड है या इसका अपना एक सिमेट्रिकल फील्ड है या इसे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। हम क्या बोलते हैं कि एक लिगेंड का है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑर्बिटल को भी नेगेटिव रीजन माना जाता है। दैट्स वाई जब एक लिगेंड जो है अप्रोच करता है मेटल के पास, क्योंकि जो मेटल और लिगेंड है इनके बीच में कंसेप्ट आपको बताया कि लिगेंड क्या करता है? लोन पेयर को डोनेट करता है। तो जैसे ही लिगेंड मेटल के नज़दीक आता है, तो जैसे वो नज़दीक आया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसके स्फेरिकल फील्ड के कारण, उसके सिमेट्रिकल फील्ड के कारण जो d ऑर्बिटल्स होते हैं, क्योंकि लिगेंड अपने आप में एक नेगेटिव रीजन या लिगेंड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके पास है, अगर नेगेटिव चार्ज है, और ऑर्बिटल को भी हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव रीजन मानते हैं। इसलिए इन दोनों के पास, मतलब जैसे ही
जैसे ही इसके पास कौन आना स्टार्ट करेगा, इसके नज़दीक जो ये डी ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जैसे ही इसके नज़दीक लिगेंड ने आना स्टार्ट किया, तो जैसे ही लिगेंड आएगा तो इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी उसमें चेंज आना स्टार्ट होगा, और एनर्जी में चेंज आएगा तो यहाँ से इसकी एनर्जी स्लाइटली इसकी एनर्जी बढ़ने लग जाती है। इसलिए हमने क्या लिखा है, एवरेज एनर्जी, मतलब जो एनर्जी यहाँ है इस एनर्जी से एनर्जी बढ़ गई है इन 5d ऑर्बिटल्स की। अब मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, अगर आपको ध्यान होगा, कि भाई अगर मान लो वो जो ऑर्बिटल्स हैं जो ऑर्बिटल एक्सिस के पास होते हैं, आई एम सेइंग अबाउट ऑक्टेहेड्रल, जो हमारे पास ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री है उसके बारे में मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। यहाँ जो मैं स्प्लिटिंग आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ लिखूँगा बेटा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड होता है उसके अंदर ये स्प्लिटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इनमें से ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दे रखी है, यहाँ पे भी बना लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कि ये मेटल हो गया, इसके साथ में हमने क्या कर दिया, ये लिगेंड को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे करके ये लिगेंड आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये लिगेंड हमने बना दिए, ये ऐसे करके हमने, ये दिस वन इज ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री, ये ऐसे करके आप ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ मैंने बोला कि दिस वन ये अपने आप में एक्स एक्सिस है, या हमने बोला वाई बोला, और इसे हमने क्या बोलते हैं, जेड बोल दिए। तो एक्स एक्सिस इस ऑर्बिटल के कांटेक्ट में है। अगर मान लो ये लिगेंड है और ये यहाँ पे अगर मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आप बोलते हैं, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, एक्स वाई और ये जेड हो गया। अगर यहाँ पे इस ऑर्बिटल के कांटेक्ट में अगर मैंने मान लो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ड्रॉ किया, एक्स स्क्वायर यहाँ बना दिया और वाई स्क्वायर अगर मैंने यहाँ बना दिया, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आ रहा है बेटा, लिगेंड आ रहा है। देखो अभी लिगेंड यहाँ ड्रॉ कर रखा है, दिस वन लिगेंड, ये भी लिगेंड है। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट में लिगेंड आता है तो लिगेंड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो, और ऑर्बिटल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण यहाँ रिपल्शन होती है, और रिपल्शन होने के कारण जो ये 5d ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट कर जाता है। या डी जेड स्क्वायर को अगर मान लो आप ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप डी जेड स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करके आपने इसे डी जेड स्क्वायर को ऐसे करके आपने ड्रॉ किया था, ये जेड एक्सिस है। ऐसे करके अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो जो जेड एक्सिस है वो हो गया ऑर्बिटल हो गया, और जो लिगेंड है दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन के कारण ध्यान से सुनेंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और डी जेड स्क्वायर, क्योंकि इनमें रिपल्शन होता है, ये अपने आप में एक्साइल ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो हमारे पास डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया बेटा, इनमें कोई भी रिपल्शन नहीं होती। इसलिए जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ये 5d ऑर्बिटल्स 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाते हैं। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये हमारे पास ये मिड वाला जो पॉइंट है, इस मिड वाले पॉइंट से एवरेज एनर्जी वाला जो पार्ट है, इससे ऊपर की एनर्जी जो बनती है, इसके अंदर जो ऑर्बिटल बनेंगे उन्हें नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड, यहाँ मैं लिखूँगा बेटा, यहाँ लिख दिया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और यहाँ जो बनते हैं जिनकी एनर्जी कम है वो लिखूँगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड हो गया एंड डी जेड एक्स हो गया। ठीक है बेटा, और ध्यान से सुनेंगे कि जो हमारे पास ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स जो हैं 2 पार्ट में जैसे स्प्लिट किया, इसमें से जो 3 नीचे आए इनको नाम दिया हमने T2G, जिसे बोला जाता है ट्रिपली डीजेनरेटेड। क्या बोला गया, दिस वन इज ट्रिपली डीजेनरेटेड। और यहाँ बोलेंगे दिस वन EG को बोलेंगे डबली डीजेनरेटेड। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक ट्रिपली डीजेनरेटेड बोला, दूसरा क्या बोला, दिस वन डबली डीजेनरेटेड, दिस वन ट्रिपली डीजेनरेटेड। ठीक है बेटा, और यहाँ से लेकर के मतलब EG से लेकर के T2G तक की जो टोटल एनर्जी बनती है, अगर मैं इस एनर्जी को यहाँ काउंट करूँ बेटा, तो यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो एनर्जी बनती है इसको डेल्टा O से डिनोट किया जाता है। ये एनर्जी जो बन रही है, मतलब EG से लेकर के T2G तक की जो एनर्जी बनती है इसको हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं। और इनमें से जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है।
और दो ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो इसे लिखा जाता है जस्ट इक्वल टू माइनस में इसे लिखा जाता है माइनस, और 2/5 में से 2 की एनर्जी ज़्यादा है और 3 की कम है, -2/5 डेल्टा ओ, या जो बराबर -0.4 डेल्टा ओ। माइनस लिखा जाता है, माइनस इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि एनर्जी कम है, ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो एनर्जी बनेगी यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3/5, 2 की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए अगर मान लो हम टोटल को डेल्टा ओ मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, ये मान के चलो आप डेल्टा ओ में से आपने क्या कर दिया 2, 1 या डेल्टा ओ -2/5 या डेल्टा ओ -3/5, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बनेगी +3/5 डेल्टा ओ बनेगी, जो बराबर प्लस करके 0.6 डेल्टा ओ की वैल्यू ये हमारे पास ये वाली आएगी। ध्यान से सुनेंगे, ये वाली एनर्जी कितने की, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कितने की आई -0.4 डेल्टा ओ, और ये बना +0.6 डेल्टा ओ, ये हमारे पास ये एनर्जी बन गई। आप ध्यान से समझ रहे हैं बेटा क्या बोला गया। यहाँ से Eg से लेकर के T2G तक की, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है अगर उसकी हम बात करें तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा, मतलब, और यहाँ जो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ये मिड वाली जो लाइन है, इसे मैं बोलूँगा अगर इन दोनों की एनर्जी अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एवरेज एनर्जी क्या है, सेम है, डेल्टा ओ है, जो कोई भी चेंज नहीं हो रही है। और इसको हमने कैटेगराइज किया 2 पार्ट के अंदर, तो इसे एक रूल दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड बेरी सेंटर रूल के नाम से ये जाना जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी हमारे पास नहीं है, केवल इतना समझे कि बेरी सेंटर रूल ये बोलता है कि भाई जो टोटल डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर मान लो अगर इसकी बात करें कैसे करके कैटेगराइज किया, तो अगर इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, साइन की बात छोड़ो, आप अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके बराबर बनेगा, डेल्टा ओ के बराबर बनेगा। दैट्स वाई जो नीचे वाले जिसकी एनर्जी कम है उसको माइनस साइन से डिनोट किया, जिसकी एनर्जी ज़्यादा प्लस साइन से डिनोट किया, +3/5 बना, -2/5 डेल्टा ओ, ऐसे करके आपने इसे क्या कर दिया बेटा, डिनोट कर दिया। बहुत क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि कैसे करके जो 5D ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे ये जो 5D ऑर्बिटल्स यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, इनके मिड में ये जो डेल्टा ओ है, इसे डेल्टा ओ का नाम क्या, दिस वन डेल्टा ओ इज कॉल्ड, इसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान देंगे, क्रिस्टल, सॉरी यहाँ से लिखेंगे दिस वन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऐसे करके आपने इसे डिनोट किया, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत क्लियर है बेटा। तो हमारे पास कैसे करके 5D ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट किए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इतना ये याद रखना है कि जो हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं जिनमें रिपल्शन ज़्यादा था, dx² y² dz² हो गया, dxy dyz dzx, ये 5 ऑर्बिटल्स हो गए, d ऑर्बिटल्स हो गए, इनकी एनर्जी कम है और इनकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इनको एवरेज एनर्जी से इनको ऊपर लिखा और इनको नीचे लिख दिया। ठीक है, या +0.6 डेल्टा ओ या -0.4 डेल्टा ओ, ऐसे करके आपने इसे क्या किया, डिनोट किया। अब ध्यान देंगे बेटा, जब हम ये ऑर्बिटल्स को यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, तो अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करते हैं, मेन चीज़ आपको यहाँ से ये समझना है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करें तो वो समझने वाला कंसेप्ट है कि कैसे करके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन को कैसे करके फिल करेंगे, वो चीज़ आपने समझनी है। तो ध्यान देंगे बेटा, लेट अस मूव टुवर्ड्स हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से सुनेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास D1 हो गया, D2 हो गया और D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। क्या बोला बेटा मैंने, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को फिल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है कि चाहे वो अपने आप में हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इन 5D ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे Eg बना दिया,
और 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम है उनको मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, दिस वन T2G, और इसे बना दिया, इसे बोला EG बोल दिया। अब कंसेप्ट क्या आया कि अगर मान लो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपने फिल किया तो आपने इसे बोला D1, या अगर मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप फिल कर रहे हैं, चाहो तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, अगर मान लो यहाँ आप ड्रॉ करना चाहते हैं ऐसी कंडीशन में, ये बना दिया आपने, अगेन दोबारा रिपीट कर दिया, दिस वन T2G हो गया, दिस वन EG हो गया। अब अगर यहाँ पे D2 अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। जो हमारे पास अबव प्रिंसिपल है, जो हंस रूल है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, सभी को फॉलो करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो अगर हंस रूल की अगर बात करें तो अगर मान लो सबकी एनर्जी अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे, सिंगली फील्ड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन को सिंगली फील्ड हमने किया, D1 हो गया तो D2 आ गया। अगर आप D3 को ड्रॉ करते हैं तो D3 के केस में क्या होगा, अगेन अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ अगेन EG को आपने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ T2G को आप ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे करके बना दिया आपने, दिस वन T2G, दिस वन EG। D3 को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, D3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, D1, D2, D3 तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हुए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन दिक्कत हमें आती है कि D4 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। D4 वाला इलेक्ट्रॉन क्या नीचे आएगा, या D4 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो EG में जाएगा। इसको समझने के लिए D4 वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसके लिए डेल्टा O की जो वैल्यू होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो डेल्टा O बनता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ मैं पेयर करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर पेयरिंग अगर हो रही है तो पेयरिंग की एनर्जी को हम इसे डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। P का मतलब हो गया पेयरिंग एनर्जी, P का मतलब क्या हो गया, पेयरिंग एनर्जी। मतलब हो क्या रहा है कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पे रख लिया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा, EG के अंदर चला जाएगा। लेकिन डिपेंड करेगा उस कंडीशन में, अगर डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो पेयरिंग की एनर्जी है, रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं करता है। डोमिनेट क्या करता है, डेल्टा O डोमिनेट करता है। अगर डेल्टा O डोमिनेट करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, उस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करता है, इसलिए उसका डेल्टा O ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लो डेल्टा O ज़्यादा हो गया, पेयरिंग की एनर्जी कम होगी, तो उस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है उसमें T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे ही ज़्यादा रहेगा, और इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा तो इसका मतलब T2G 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, और जो EG होगा वो 0 होगा। EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। या और करके अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे लिखूँगा T2G, पहले ऑर्बिटल में 4थे नंबर का इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो पेयरिंग होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले में आ जाएंगे, और बाद वाला ऑर्बिटल खाली 1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा, और लास्ट वाला भी खाली 1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। ठीक है बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका हो गया T2G 2 1 1 और EG कितना हो गया, 0 हो गया। ये बेटा किस कंडीशन में हुई, ये उस कंडीशन में आपने ड्रॉ किया कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डेल्टा O है वो डेल्टा O अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड के कारण उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए डेल्टा O अगर कम होगा तो डेल्टा O कम है, पेयरिंग की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इसे ड्रॉ करने का तरीका क्या होगा, इसे लिखेंगे बेटा। अब इलेक्ट्रॉन जो है, जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग रिपल्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं रह पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। दैट्स वाई यहाँ अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो T2G इसे 3 लिखा जाएगा और EG बेटा इसे 1 लिखते हैं।
या और करके अगर आप इसे ड्रॉ करो तो यहाँ लिखेंगे बेटा आप T2G 1,1,1 और Eg लिख देंगे बेटा 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब समझ पा रहे हैं बेटा क्या बोला जा रहा? मतलब अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको ऑर्बिटल बना करके, तो अगर ये वाली कंडीशन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं 1 2 3 ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ ड्रॉ करते हैं 1 2 ये ऐसे बना दिया, 1 2 और 3 ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। दिस वन T2G, दिस वन Eg, दिस वन T2G, ट्रिपली डिजेनरेटेड, डबली डिजेनरेटेड। यहाँ अगर मान लो हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा O इज लेस देन P। ठीक है बेटा, तो अगर ये वाली कंडीशन होगी तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या लिखा है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन T2G 4 लिखा और Eg कितना लिख दिया, 0 लिख दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे बेटा, यहाँ पे पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन और चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, Eg के अंदर जाएगा। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T2G 3 लिखेंगे और Eg कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार नहीं 10वें बार पूछा जा चुका है कि अगर मान लो आपके पास ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, सो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये आपने ऐसे करके लिख देना है। या डेल्टा O इज लेस देन P, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने ऐसे करके लिखना। तो आशा करता हूँ कि जैसे हमारे पास जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, जब वो स्प्लिट करने के बाद पहला नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत आती है जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन है, उस 4th नंबर के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करके होगी, 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्या वो T2G के अंदर रहेगा या Eg में जाएगा। ये डिपेंड कौन करता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो लिगेंड है वो लिगेंड का टाइप कैसा है, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा होती है, डेल्टा O ज़्यादा होगा, उस कंडीशन में जो पेयरिंग की एनर्जी बनती है वो कम हो जाती है। पेयरिंग की एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ कि रिपल्शन वहाँ डोमिनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के बीच का, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस समय T2G के अंदर ही रहेगा। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड के कारण जब डेल्टा O की वैल्यू रिपल्शन ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयरिंग की एनर्जी है उसके कारण रिपल्शन जब बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ना रह करके वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनेगा T2G 3 बनेगा और Eg क्या बनेगा, 1 बनेगा। बहुत क्लियर है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसको बेस मान करके यहाँ बेटा हमारे पास ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद कैसे करके बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखा जाएगा वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो लेट अस मूव बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले को डिराइव या लिखेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नाउ यहाँ लिखेंगे बेटा दिस वन जनरल फॉर्मूला फॉर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा ये बराबर बनता है N/T2G, ठीक है, इनटू करके लिखेंगे माइनस 0.4 डेल्टा O प्लस करके लिखेंगे NAG इनटू करके लिखेंगे प्लस 0.6 डेल्टा O और प्लस करके लिखेंगे बेटा दिस वन NP, और जो बराबर आएगा या तो 0 आएगा या और करके इसे लिखा जाता है दिस वन नेगेटिव। ये कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है, इतना ध्यान रखेंगे। इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं आती, पॉजिटिव नहीं आती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक तो आया बेटा यहाँ पे
N2G एंड NEG, जो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, इनमें टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। डेल्टा O सभी बच्चों को पता चल गया। दिस वन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है बेटा, और फॉर लिख देंगे। फॉर O का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल, फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ P की अगर बात करता हूँ तो P का मतलब दिस वन पेयरिंग एनर्जी। क्या लिखेंगे बेटा, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, N का मतलब जो होता है, N को ध्यान रखना है कि N का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। N का मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है वो समझने वाला कंसेप्ट है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने क्या लिखा है, NT2G मतलब, और दूसरा हमने यहाँ लिख दिया NEG मतलब ये बना हमारे पास जो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G ऑर्बिटल है या जो EG ऑर्बिटल है, उसके अंदर टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला जा रहा है, टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो बोला जा रहा है। डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, O का मतलब हो गया ऑक्टेड्रल। ठीक है, और यहाँ पे NP का मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे पास जो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, ये जो पेयर बन रहे हैं, लेकिन वो पेयर्स कैसे पेयर्स हैं बेटा, अननेसेसरी, मतलब जिनकी जरूरत नहीं थी। अगर पेयर ना भी बनते तब भी काम चलता, लेकिन अननेसेसरी पेयर्स जब बनते हैं तो यहाँ जो N बना उसे हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसे हमने लिख दिया। ठीक है, P भी इसी के साथ में रिलेट करेंगे बेटा हम। दिस वन इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बहुत क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे कंडीशंस अगर अप्लाई करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे करके ड्रॉ करते हैं और कैसे करके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस मूव। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे लिखना, और जो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं d ऑर्बिटल की, उसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। इतना याद रखना है कि अगर मान लो हमारे पास D0 है, D1 है, D2 है, D3 है, D8 है, D9 है और D10 है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये वाली कंडीशंस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आपको बताया था। ये डिपेंड नहीं करता है, यहाँ लिखूंगा डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड। लिख देंगे यहाँ पे इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा इस कंडीशन में। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया कि अगर मान लो कहीं पे D0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, D1 है, D2 है, D3, D8, D9, D10 है, इस कंडीशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा T2G और EG का, वो सेम रहेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर मान लो हमारे पास D4 आ जाए, D5 आ जाए, D6 आ जाए या D7 आ जाए, अगर मान लो ये हमारे पास D ऑर्बिटल, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे पास आ जाएं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन बनेगा नॉट सिमिलर, वो सिमिलर नहीं रहेगा। कब सिमिलर नहीं रहेगा, विद मतलब चेंज, यहाँ लिखेंगे चेंज विद
या चेंजेस विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है उसके साथ में क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, चेंज होगा। किस कंडीशन में चेंज होगा बेटा, अगर हमारे पास क्या है D4 है, D5 है, D6 है, D7 है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अलग बनेगा, T2G EG स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए अलग बनेगा, और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसके लिए T2G और EG का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा वो अलग बनेगा। और यही समझने वाला, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो 1 बाय 1 में आपको यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन रहा है उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके आपको सिखाता हूँ कैसे करके इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे, यहाँ मैं एक चार्ट बना रहा हूँ और उस चार्ट को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट वन, मेटल आयन कन्फिगरेशन हो गया, यहाँ एग्जाम्पल हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, और फिर लिखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको सीखने वाला कंसेप्ट है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, हाँ, कैसे करके आप इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान देंगे कि हमारे पास सबसे पहले वाली कंडीशन है D0 वाली कंडीशन है, और D0 वाली कंडीशन जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, स्कैंडियम +3 आयन को लेता हूँ। ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब D0 होगा तो इसका मतलब जो T2G है, ठीक है ना, या मैंने आपको बोला कि हमें इसे को लेना देना नहीं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर D0 होगा, स्कैंडियम +3 आयन होगा, तो जो T2G है उसको हम क्या लिखेंगे, उसे भी 0 लिखेंगे। तो पहले ऑर्बिटल में 0, दूसरे वाले ऑर्बिटल में 0, तीसरे वाले ऑर्बिटल में 0, या जो EG है वो भी 0 और वो भी 0 बनेगा। ठीक है बेटा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो भी क्या बनेगी, 0 की ही बनेगी। कौन से वाले कंडीशन में, अगर हमारे पास D0 वाली कंडीशन अगर आ रही है। ठीक है बेटा, पहली कंडीशन आपको समझ में आई कि D0 है। D0 का मतलब क्या है, भाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब अगर मान लो हमारे पास D1 वाली कंडीशन है, लाइक दिस वन D1, तो D1 को मैं लिखूंगा दिस वन, लाइक दिस वन, टाइटेनियम +3 आयन, स्कैंडियम टाइटेनियम। ध्यान रखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको याद होना चाहिए। जो स्कैंडियम है 21 है, 3D1, स्कैंडियम को क्या लिखा जाता है, दिस वन 3D1, और 4s2 ये स्कैंडियम का है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। टाइटेनियम को क्या लिखेंगे, 3D2 लिख देंगे, 4s2 लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो D के अंदर कितना बनेगा, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहाँ तो D क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, बाकी ये लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक बार एक ऑर्बिटल अलग से मैं ड्रॉ करके रख देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। पहले एक बार ये ऑर्बिटल मैं यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और बीच बीच में आपको इससे बताते रहेंगे ऐसे करके। दिस वन EG, और अगर मान लो T2G को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, दिस वन T2G। ठीक है बेटा, अब D0 है तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर D1 है तो D1 का इलेक्ट्रॉन अगर आप लिखना चाहते हैं तो D1 में एक इलेक्ट्रॉन। अब इससे क्या लेना देना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन तो लोएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले D1 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। बहुत क्लियर है बेटा, तो ये D1 वाला इलेक्ट्रॉन आपने लिखा, तो T2G के अंदर कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दैट्स वाई अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन को अगर आप लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस वन T2G कितना लिखा बेटा आपने, पहले में 1 लिखा, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, EG कितना हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया। अब अगर मान लो हमारे पास, देखो समझने वाला कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो हमारे पास EG के अंदर भी 0 हो गया, T2G में 1 हो गया, तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला जो फॉर्मूला बना वो बराबर हमने लिखा था NT2G और इंटू करके -0.4 डेल्टा O प्लस करके NEG इंटू प्लस करके 0.6 डेल्टा O
प्लस करके NP, और जो बराबर कितना बना 0, या इसे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू जो आएगी या 0 में आएगी या नेगेटिव में आएगी। इतना ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो T2G है उस T2G के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को आपने निकालना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन केवल कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो Eg है उस Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब, और ना ही कोई अननेसेसरी कोई पेयर बन रहा है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं, क्योंकि Eg में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो केवल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, T2G के अंदर है, वो भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 इंटू -0.4 डेल्टा O, जो बराबर कितना बनेगा, दैट्स वाई यहाँ जो आंसर आएगा ये बराबर बना -0.4 डेल्टा O। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे करके हमने इसको ड्रॉ किया। D1 के बाद अगर मान लो मैं नेक्स्ट, अगर मान लो D2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो D2 को हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। D2 लिया, D2 का एग्जाम्पल अगर लिखें बेटा, दिस वन वेनेडियम +3 आयन बनता है, वेनेडियम +3 आयन बनेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, T2G हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, Eg कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ऐसे करके बेटा आपने इसे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पे अब अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या करेंगे, या Eg के अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो N-T2G इंटू -0.4 डेल्टा O करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना आएगा, -0.8 डेल्टा O। ये हमारे पास ये वाली कंडीशन बनी। अगर मान लो D3 की अगर आप बात करते हैं, तो D3 में हमारे पास जो एग्जाम्पल बनता है, जैसे मान लो क्रोमियम +3 आयन हो गया, या वेनेडियम +2 आयन हो गया, ये इसके अंदर बनता है बेटा। अब अगर मान लो इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे D3 को, तो क्या लिखेंगे, T2G हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और Eg के अंदर कितना बनेगा, 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू -0.4, जो बराबर कितना बन गया, इट जस्ट इक्वल टू -1.2 डेल्टा O। बहुत क्लियरली आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने भी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला D3 के बाद अगर मान लो D8 की अगर मैं बात करता हूँ, ये समझने वाला कंसेप्ट है भाई। अब D8 की अगर बात करो, और इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं दिस वन Ni+2 आयन। तो D8 को कैसे करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा। अगर मान लो D8 होगा, तो D8 में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन। मान लो हम बोलते हैं कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, हाँ थोड़ा समझो आप, हाँ वीक फील्ड लिगेंड है। तो D1, D2, D3, तो D4, D5, D6, फिर तो नीचे आएगा है ना, 6 नंबर का D6 हो गया, D7 हो गया, और D8 हो गया। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। ये हमारे पास क्या बना, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन नीचे सिंगली फील्ड होंगे, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे गए, चौथा नंबर का, 5वें नंबर का, लेकिन 6वां नंबर, 7वां नंबर और 8वें नंबर का फिर नीचे आ गया। D8 की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर मान लो इसके बजाय मैंने बोला कि भाई हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, तो 7वां और 8वां तो ऊपर ही जाएगा। यस एंड नो बेटा, यस एंड नो, क्या आपको समझ में आया। तो यहाँ कहीं भी अननेसेसरी कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड हुए, ऊपर भी गए, फिर नीचे तो आएंगे ना, तो अननेसेसरी नहीं हुआ। अगर हम ये बोलेंगे, और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, पहले तीनों के तीनों नीचे भर लिए, तो ऊपर तब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। तो इसलिए ये अननेसेसरी क्या नहीं है, पेयरिंग नहीं है। अगर ये अननेसेसरी पेयरिंग नहीं है, तो दोनों, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। दैट्स वाई अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम बनेगा, तो हम इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, नीचे कितने आ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे बेटा T2G 2 हो गया, अगेन 2 हो गया, 2 हो गया, और Eg के अंदर क्या हो रहे हैं, सिंगली फील्ड हो रहे हैं, 1 हो गया और 1 हो गया। ये हमारे पास क्या बना, Eg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नाउ अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो भाई। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ कितने होंगे, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे T2G के अंदर, तो 6 चौको 24, मतलब क्या करेंगे, माइनस का बनेगा, -2.4 डेल्टा O एक बन गया, और प्लस करेंगे, दूसरा क्या बनेगा, प्लस का बनेगा, और प्लस में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
और एक कितना होता है प्लस 0.6 डेल्टा ओ, 6 दूना 12, मतलब कितना हो गया 1.2 बन गया। तो ये बना 1.2 डेल्टा ओ, जो बराबर कितना आ जाएगा, इट जस्ट इक्वल टू -1.2 डेल्टा ओ, है ना, -2.14 और प्लस 1.24। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, इसलिए आंसर जो आया बेटा वो किस में आया, नेगेटिव में आ गया। D8 के बाद अगर मान लो हम D9 की अगर बात करें, अब D9 का कंसेप्ट क्या, D9 की अगर बात करें, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, अभी समझो आप, तो वीक फील्ड में क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 और 9th नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो 6 तो नीचे पहले भरे जाएंगे, 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर, तो यहाँ भी कोई अननेसेसरी नहीं हो रही पेयरिंग, यहाँ भी रूटीन के अंदर ही चला, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, फिर दोबारा से यहाँ जो एग्जाम्पल बनेगा D9 का, इसे लिखा जाता है Cu+2 आयन बेटा, इसे लिखा जाता है। और T2G का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, 2 2 2 और Ag जो बनेगा 2 हो गया और 1 हो गया, जो बराबर क्या बनेगा, ये वाला तो पहले वाला तो वही बनेगा, -2.4 डेल्टा ओ बनेगा और प्लस करके 3 6 के 18, 1.8 कितना हो जाएगा डेल्टा ओ, और 18 2 20 और 4 मतलब कितना बनेगा, माइनस का 0.6 डेल्टा ओ। ये वैल्यू हमारे पास ये वाली बन गई इसके लिए, D9 के लिए। अब समझ रहे हैं बेटा क्या हो रहा है, ठीक है बेटा, बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है अगर आप समझ पा रहे हैं ढंग से तो, ठीक है। D9 के बाद अगर D10 की अगर हम बात करें, तो D10 में भी सेम रहेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है चाहे वीक फील्ड लिगेंड है। अगर D10 को अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6 नीचे भरे जाएंगे, 7वां नंबर, 8वां नंबर, है ना, 9वां नंबर और 10वां नंबर, तो ये तो ऊपर ही जाएंगे। वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये तो ऐसे भरे जाएंगे। सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। दैट्स वाई अगर मान लो आप D10 की अगर बात करते हैं, तो D10 के अंदर जो एग्जाम्पल इसका बनता है, दिस वन Zn+2 आयन बनेगा, और यहाँ लिखेंगे T2G 2, 2, और Eg के अंदर भी कितना आएगा 2 और 2, ठीक है बेटा। ये आएगा हमारे पास -2.4 डेल्टा ओ का बनेगा, प्लस करके यहाँ कितना बनेगा, दिस वन 2 2 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 6 24, तो ये बनेगा आपका प्लस का 2.4 डेल्टा ओ, और जो बराबर कितना बनेगा बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी आएगी, 0 आ गई। तो आप देख रहे हैं, आप मैंने आपको बोला था कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो या तो 0 में आएगी या तो नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में कहीं नहीं आ रही, आप देख रहे हैं। तो चाहे हमारे पास D0 हो, D1 हो, D2, D3, D8, D9, D10, डजेंट मैटर, क्या बोला मैंने, डजेंट मैटर वेदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, दे ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी और वीक फील्ड लिगेंड के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनता है बेटा, सेम बनता है। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत क्लियरली आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, उनके लिए कैसे करके चेंज जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, और इसके बाद ही ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे बेटा। आज के लिए फिर इतना बनाएंगे। तो पहले मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको दिखा लेता हूँ कि अगर मान लो हमारे पास कंडीशन है D4 वाली है या D5 वाली है, D6 वाली है या D7 वाली कंडीशन है, ठीक है बेटा। ये 4 कंडीशन मेरे पास हैं, और यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, लाइक दिस वन वीक फील्ड लिगेंड अगर लिख दिया, और दूसरा लिखता हूँ दिस वन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये वीक फील्ड लिगेंड हो गया। डेल्टा ओ इज लेस देन पी, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, इतना आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है बेटा। ये वाली कंडीशन बनेगी। अब अगर मान लो हमारे पास D4 है, D4 का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो ये बनेगा बेटा दिस वन, D4 का एग्जाम्पल है दिस वन क्रोमियम+2, क्रोमियम+2 इसके अंदर आ रहा है। D5 को अगर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल दिस वन Mn+2 या Fe+3 आयन D5 बनेगा। या D6 की अगर बात करें तो यहाँ लिखेंगे दिस वन इज कोबाल्ट+3, कोबाल्ट+3 बेटा एक बनता है। दूसरा एग्जाम्पल इसके साथ में आता है दिस वन Fe+2 आयन D6 बनता है।
D7 की अगर बात करें तो कोबाल्ट +2 बनता है बेटा। ये आपको याद रखने हैं कि कैसे करके हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल आपको दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है। अब ध्यान देंगे कि वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे करके चेंज होगा। फिर दोबारा से मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक बार, और वहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे हमने दिस वन EG, और यहाँ ड्रॉ करते हैं दिस वन T2G को हम ड्रॉ करते हैं, दिस वन T2G। अब अगर ध्यान देंगे यहाँ, अब अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है और D कितना है, D4 है, तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि भाई यहाँ पे डेल्टा O इज लेस देन P, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं रहेगा, जो चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन होगा ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, D4 की कंडीशन क्या बनेगी, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो क्या बना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनेगा वीक फील्ड लिगेंड के लिए, क्या लिखेंगे, दिस वन, यहाँ बनेगा बेटा T2G 1,1,1 ऐसा लिख देंगे, और EG कितना लिखा है बेटा, 1 लिख दिया, ठीक है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके लिए CFSE भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं CFSE, ठीक है बेटा। अब ध्यान देंगे, अब अगर मान लो यहाँ हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। माइनस का 1.2 बनेगा, और ये कितना बनेगा, प्लस का बनेगा 6, मतलब -1.2 और प्लस बनेगा 0.6, जो बराबर कितना आएगा, इक्वल टू ये बनेगा -0.6 डेल्टा O। ये हमारे पास ये वैल्यू बनेगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी D4 के लिए अगर वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O इज ग्रेटर देन P आएगा बेटा। अगर ये कंडीशन बनेगी तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेगा, तो चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे रहेगा, 1 2 3 चौथा नंबर यहाँ 0 रहेगा। याद रखेंगे, मैं इसी में बना रहा हूँ, अब समझ जाएंगी। तो अगर मान लो D4 वाली कंडीशन आएगी और वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऊपर खाली रहेगा, समझ जाओ इसे। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखूंगा बेटा मैं T2G, और पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 2 1 1 ऐसे लिख देंगे। EG इसका 0 करेंगे, अगर इसका EG 0 होगा तो उस कंडीशन में अब ध्यान देंगे, यहाँ समझने वाला कंसेप्ट क्या, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूले के साथ में थोड़ा आप लिंक करेंगे कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, दिस वन। अब ध्यान देंगे, यहाँ ये लिखा NT2G, और इसको मल्टीप्लाई किया था -0.4 डेल्टा O, फिर NEG, और ये मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे NP लिख दिया मैंने, NP को बोला नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप देखेंगे कि अगर D4 आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो D4 को जब आपने ड्रॉ किया बेटा, तो मैंने बोला यहाँ ऊपर तो आपने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ दिस वन 0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पेयर जो आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण एक्स्ट्रा पेयर बन गया, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बना इसके अंदर। दैट्स वाई अगर आप इसके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आप निकालेंगे तो कितनी वैल्यू यहाँ पे बनेगी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये बन गया, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये हैं हमारे पास तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको 4 हमारे पास ये बन गया, तो 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से, तो कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया। और EG के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, नहीं 4 ये एक्स्ट्रा पेयर बन गया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे इसके अंदर हो गया 1 1 2। दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे यहाँ पे 2 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। 4 का मतलब क्या करेंगे बेटा, 4 चौक 16 हो गया। दैट्स वाई ये बनेगा माइनस हो गया 1.6 हो गया, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है। डेल्टा O बनेगा, और प्लस करके क्या लिखेंगे बेटा, एक एक्स्ट्रा पेयर आपने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे दिस वन ओनली P को हम क्या लिख सकते हैं, 1P भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितना आया बेटा हमारे पास, -1.6। -1.6 कैसे लिख दिया हमने कि 4 इलेक्ट्रॉन है ना, NT2G, और इंटू क्या करेंगे माइनस का 0.4, तो 4 चौके 16,
तो -1.6 डेल्टा ओ बना और प्लस करके 1p। 1p क्यों लिखा है बेटा आपने? 1p कहाँ से आया? क्योंकि एक पेयर आपने ज़बरदस्ती बनाया यहाँ पे। बहुत क्लियर है बेटा। तो D4 के बाद चलते हैं अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास बनेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पूछा जाए कि इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर आपको ये भी पूछा जाए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने? 1 2 3 4। इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे बेटा वो कितने बनेंगे? 1 1 2। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर लिख दूँ बेटा तो यहाँ कितने बनेंगे? 1 1 2। दैट्स वाई दिस वन 2। ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं D5 की अगर बात करें। D5 में क्या होगा कि D5 वाले की अगर बात करें तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना, वीक फील्ड लिगेंड अगर होगा तो चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन और पाँचवें नंबर का इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे बेटा? इसे लिखा बेटा हमने T2G 1,1,1 और EG कितना बनेगा? 1 और 1। ऐसे करके आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो आप, तो मतलब ये कितने होंगे? 3 चौको 12 हो गया, माइनस का 1.2 हो गया, 6 दूनी 12 प्लस का हो गया, जो बराबर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। अगर ये बोला जाए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5, तो 5 क्या बनेंगे बेटा? यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। यहाँ अगर आप ड्रॉ करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पाँचवें नंबर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब जो EG है वो EG तो 0 रहेगा इस कंडीशन में, लेकिन T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और 5 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करके ड्रॉ करेंगे? यहाँ लिखेंगे T2G हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। और EG कितना हो गया? EG इसका 0 हो गया। बहुत क्लियर है बेटा। अब अगर मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को 20, जो बराबर कितना बनेगा? -2.0 डेल्टा O बनेगा। और उसके बाद EG 0 है, और प्लस करके जो एक्स्ट्रा पेयर आपने ड्रॉ किए हैं वो कितने ड्रॉ किए हैं? 2 किए। दैट्स वाई 2p आप इससे ऐसे करके लिख देंगे। अगर मान लो आप क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करते हैं तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहा है? इट इज देयर इज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहा है। D6 की अगर बात करें बेटा तो D6 के अंदर अगर मान लो हमारे पास, अब तो आप सीधे इसे ड्रॉ कर सकते हैं। D6 में क्या बनेगा कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन तो रेगुलर भरे जाएंगे, छठवें नंबर में पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे T2G और यहाँ लिख देंगे 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और EG 1, इतना आप समझ भी जाओ। आप यहाँ जो वैल्यू बनेगी, अगर 4 यहाँ पे हैं तो 4 चौको 16 बनेगा। ठीक है। माइनस का 1.6 हो गया और 6 दूनी 12। ठीक है। तो 1.2 और ये कितना बना? 1.6 माइनस का, जो बराबर बनेगा -0.4 डेल्टा O। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 बनेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? अगर मान लो 6 यहाँ पे है तो 6 के 6 नीचे ही आएंगे। 6 अगर नीचे आएंगे तो T2G हो गया 2,2,2 हो गया। ठीक है। यहाँ पे EG कितना बनेगा? 0 बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो 6 हो गया और हमारे पास क्या बन गया आपका? माइनस का 4 बन गया, 6 चौको 24, -2.4 डेल्टा O बनेगा। EG 0 है। प्लस करके अब यहाँ समझने वाला कंसेप्ट क्या है कि जो यहाँ पे पेयर बनेंगे वो एक्स्ट्रा पेयर कितने बन रहे हैं, इसे समझो आप। हाँ, अगर वीक फील्ड लिगेंड था, अगर हमारे, फिर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ मैं इसको, 1 2 ऐसे ड्रॉ किया, 1 2 3 दोबारा ड्रॉ करता हूँ, T2G हो गया और EG हो गया। अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, समझो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पाँचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी भरा जा रहा है। और अगर मान लो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, पाँचवा, छठवां, तो ये तो वैसे भी भरा जा रहा है। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पेयर में ये काउंट नहीं होगा। एक्स्ट्रा पेयर में अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो इस कंडीशन में, इसको आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो वीक फील्ड में भी भरा जा रहा था। स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक्स्ट्रा पेयर कौन बने? कितने बने? 2 बने। इसलिए क्या करेंगे? प्लस करके क्या करेंगे? 2p कर देंगे। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो बराबर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है बेटा। D7 की अगर बात करें तो D7 को कैसे करके ड्रॉ करेंगे? ये 2 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, छठवां, सातवां, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, EG हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है बेटा। ऐसे करके ड्रॉ करेंगे
जो बराबर इसकी वैल्यू आएगी -0.8 डेल्टा ओ बनेगी। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 हो गया, दैट्स वाई 3 हो गया। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर ड्रॉ करें बेटा तो T2G हो गया, 6 आएंगे यहाँ 2 2 2, ये तो पूरे फिल करेंगे। EG के अंदर कितना हो गया 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ माइनस का 2.4 हो गया, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ, यहाँ भी डेल्टा ओ लिख देंगे बेटा। ठीक है, प्लस करके जो अननेसेसरी जो पेयर बनेगा, या इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बराबर बनेगा आपका प्लस करके पेयर जो बनेगा वो एक ही एक्स्ट्रा पेयर बनेगा, या जो बराबर आएगा -1.8 डेल्टा ओ और प्लस करके 1 पी, इसे लिख देंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या बना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बन गई। अगर मैं बोलता हूँ कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितना होगा, देयर इज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने 1 2 3, जबकि यहाँ कितना केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आशा करता हूँ बेटा आज जितना कंसेप्ट आपको करवाया है वो बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा हो गया, लेंथी हो गया है। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट बनेगा वो आपको बेटा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।